Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again after Holi on 15th of March 2025. 15 मार्च का एनालिसिस देखेंगे. कल होली का दिन हो गया, तो आई होप आप लोग भी छुट्टी से वापस आ गए होंगे, स्टार्ट कर दिया होगा अपने अपनी पढ़ाई को. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ. 3 सवाल हैं, लेकिन तीनों एक एक क्वेश्चन है अपने आप में यूपीएससी के. और बिलीव मी, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है. तीनों उठाए गए हैं इकोनॉमिक सर्वे से, जो मैंने बनाया था इस बार. तो आप लोग को 3 नए कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे. दैट इज माय पर्सनल गारंटी. अटेम्प्ट करिएगा, नहीं बनता आंसर बताऊंगा मैं वैसे भी आप लोग को. अच्छा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए, आंसर्स पसंद आए या कुछ भी पसंद आए, तो आप लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए और कमेंट करिए कहाँ से आप देख रहे हैं वीडियो को. पहला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड बाय मल्टीनेशनल कंपनीज. तो अभी रिसेंटली चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है. इसका क्या मतलब है, देखो क्वेश्चन से ही बता देता हूँ मैं. चाइना प्लस वन का सिंपल सा मतलब है कि चाइना पे ओवर डिपेंडेंस नहीं रखनी है अपने आप को. अपने को सप्लाई चेन्स डाइवर्सिफाई करने के लिए चाइना प्लस वन, मतलब चाइना के अलावा किसी एक और कंट्री को भी अपने को देखना पड़ेगा, क्योंकि ओवर रिलायंस हो चुका है चाइना के ऊपर. अभी रिसेंटली देखा गया कि चाइना ने, फिर अगर चाइना प्रेशर करना चाहे, कल को अगर चाइना पे ही आप पूरे तरीके से डिपेंडेंट हो जाओगे, तो चाइना आपको बहुत इजीली प्रेशराइज कर सकता है. इसलिए चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी आई है. तो इसमें देखो सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन जो है, तो लिखा है टू इन्वेस्ट इन चाइना एंड साइमल्टेनियसली डाइवर्सिफाई देयर सप्लाई चेन टू अदर कंट्रीज. ठीक है ना. तो एक्चुअली में वो किसी दूसरी एशियन कंट्री को भी चाहते हैं. इसमें इंडिया का भी नाम आ रहा है कि इंडिया भी हो सकता है. वियतनाम बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले रहा है बिकॉज ऑफ दिस चाइना प्लस वन, क्योंकि लोग वियतनाम जाके शिफ्ट हो जा रहे हैं. तो दैट इज वन क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं व्हाट इज द टर्म फ्रेंड शोरिंग मीन. फ्रेंड शोरिंग का मतलब क्या होता है. देखो, अब जैसे फ्रेंड शोरिंग है ना, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ. फ्रेंड शोरिंग होता है, एक री शोरिंग होता है, एक नियर शोरिंग. 3 चीज़ें होती हैं. ऐसा सिर्फ फ्रेंड शोरिंग जैसा नहीं होता. फ्रेंड शोरिंग, नियर शोरिंग और री शोरिंग होता है. तो फ्रेंड शोरिंग का मतलब जो होता है कि जब आप अपने किसी फ्रेंडली नेशन के पास सप्लाई चेन्स को शिफ्ट कर दो, पॉलिटिकली अलाइड एंड फ्रेंडली नेशन की तरफ जब आप शिफ्ट कर दो, तो फ्रेंड शोरिंग होता है. रीशोरिंग मतलब किसी नए लोकेशन पे शिफ्ट कर दो. और नियर शोरिंग मतलब अपने बॉर्डर के नियर किसी कंट्री के पास शिफ्ट कर दो सप्लाई चेन्स को. तो ये 3 टर्म्स है, याद रखेगा. फ्रेंड शोरिंग, रीशोरिंग एंड नियर शोरिंग. ये भी इकोनॉमिक सर्वे से ही लिया गया है. आंसर विल बी अगेन. एंड तीसरा है, व्हाट डज द टर्म ग्रीन वॉशिंग मीन. ग्रीन वॉशिंग का मतलब क्या होता है, ये तो बहुत बार मैंने आपको बताया, कई बार पूछा भी है क्वेश्चन में. तो ग्रीन वॉशिंग का मतलब क्या होता है. तो देखो क्या होता है, कई कंपनीज क्या होता है, कंज्यूमर्स को मिसलीड करती हैं. तो जिसमें बी ऑप्शन देखो लिखा ना, मिसलीडिंग कंज्यूमर्स इनटू बिलीविंग अ कंपनीज प्रोडक्ट्स आर एनवायरमेंट फ्रेंडली. कई कंपनीज का होता है एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट होते नहीं है, मतलब उनकी प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये सब एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होती है. फिर भी वो अपने आप को इस तरह से पोर्ट्रे करते हैं, मिसलीड करते हैं कंज्यूमर्स को, ये बता करके कि यार हम तो बहुत ज़्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ये है वो है, ये सारी चीज़ें. तो दैट इज द टर्म ग्रीन वॉशिंग मीन. ठीक है ना. मतलब आपकी आंखें धोना, एकदम ग्रीन ग्रीन धो देते हैं, है ना, मतलब बेवकूफ़ बनाते हैं कुल मिला करके. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. अब आपको पता होगा कि पाकिस्तान में बलूच आर्मी ने अभी अटैक किया था, ट्रेन अटैक, बहुत ही अनफॉर्चुनेट अटैक था ये. तो इंडिया ने अभी रिगार्डिंग जो क्वेटा पेशावर ट्रेन थी क्वेटा पेशावर ट्रेन, एंड बलूच लिबरेशन आर्मी ने लगभग 21 पैसेंजर उसमें मारे गए. दिस इज हाईली अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट दैट हैज़ हैपेंड इन पाकिस्तान. बट इंडिया के ऊपर वो थोड़ा एलिगेशन लगाने की कोशिश कर रहे थे कि थोड़ा सपोर्ट दिया जा रहा है बाय इंडिया, बट इंडियन एम्बेसी हैज़ डिनाइड दिस, एंड बहुत ही उस कड़े शब्दों में इसकी निंदा भी की है इंडिया ने. कहा है कि दिस इज़ नॉट समथिंग वी आर यूज टू डू, दिस इज़ योर रोल. ज़्यादातर आप ये चीज़ें करते हैं, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं. तो दिस इज़ वॉट इज़ देयर. एंड ऑब्वियसली बात है, कोई भी कंट्री इस तरह के मतलब कर तो सकती है, बट इंडिया नहीं करेगी. दैट इज़ माई पर्सनल बिलीफ. इंडिया तो नहीं कर सकती है. तो दिस इज़ समथिंग यू कैन से कि हाँ ठीक है, थोड़ा भरोसा ज़्यादा है भारत में, बट ओके, दैट इज़ समथिंग. बट दिस इवेंट वॉज अनफॉर्चुनेट, देर इज़ नो डाउट इन दैट. इवेंट बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, चाहे कोई भी ऐसी कंट्री हो जहाँ किसी प्रकार का ऐसा इंसिडेंट नहीं होना चाहिए. अगली न्यूज़ की तरफ आते हैं. जो आपको ढंग के न्यूज़ आर्टिकल मिलेंगे ना, वो आपको पेज नंबर 5 में मिलेंगे. जो न्यूज़ सेक्शन है उसमें एक है, सेंटर सैंक्शंस 116 न्यू टूरिस्ट स्पॉट्स अक्रॉस द कंट्री. तो 116 नए टूरिस्ट स्पॉट्स जो हैं वो ढूंढे जा रहे हैं, स्पॉट कर लिए गए हैं कंट्री में. तो इसमें 2 स्कीम्स के नाम है. एक है स्वदेश दर्शन स्कीम, जिसका सेकंड वर्जन रिलीज हो चुका है, स्वदेश दर्शन 2.0. रिवैम्ड स्वदेश दर्शन को हम स्वदेश दर्शन 2.0 बोलते हैं. स्वदेश दर्शन का एम क्या है, टू डेवलप सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म डेस्टिनेशंस. याद रखिएगा, स्वदेश दर्शन इज बेसिकली to develop
ये आपका टू डेवलप सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म डेवलप करना है, ठीक है ना। मेक श्योर यू रिमेंबर दिस थिंग एज वेल। द स्वदेश दर्शन, द एम इज, लिखा है देखो, द एम इज टू डेवलप सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म डेस्टिनेशंस बाय फोकसिंग ऑन थीम बेस्ड सर्किट्स एंड प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें बहुत सारे सर्किट्स हैं, जैसे कई जगह पे रामायण सर्किट है, कहीं पे महाभारत सर्किट है, बुद्धिस्ट सर्किट है, मतलब उस सर्किट में आने वाली कौन कौन सी लोकेशन से ऐसे डेवलप किया गया है स्वदेश दर्शन स्कीम के अंतर्गत। तो याद रखिएगा थीमेटिक सर्किट्स हैं और एम क्या है, सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म डेस्टिनेशंस को डेवलप करना। दैट इज अगेन द एम ऑफ दिस, ये पता नहीं क्यों आ गया, है ना, याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक सीबीडीडी, एक टर्म और है सीबीडीडी। सीबीडीडी का मतलब है चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट। याद रखिएगा स्वदेश दर्शन 2.0 की सब स्कीम है एक, इसका नाम है चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट, सब स्कीम ऑफ स्वदेश दर्शन। एंड इसके अंदर स्पेशल असिस्टेंस दिया जाएगा स्टेट्स को, जिसके थ्रू वो टूरिस्ट स्पॉट्स डेवलप करेंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन दीज टूरिस्ट लोकेशंस, इसमें सीबीडीडी टर्म याद रखिएगा, चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो ये भी स्वदेश दर्शन का ही पार्ट है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, अगला जो टॉपिक है, सॉरी, आदित्य L1 मिशन साइंटिस्ट्स ऑब्जर्व अ फ्लेयरलेस कोरोनल मास इजेक्शन। तो अभी एक साइंटिस्ट ने कोरोनल मास इजेक्शन डिटेक्ट किया है फ्रॉम अ पेलोड ऑफ आदित्य L1 मिशन, और ये जो कोरोनल मास इजेक्शन था ये फ्लेयरलेस था, मतलब इसमें कोई फ्लेयर नहीं था, सोलर फ्लेयर नहीं था, ठीक है ना। तो नॉर्मली आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका पहले तो हम देख लेते हैं कौन सा पेलोड था जिसके थ्रू डिटेक्ट किया है। तो नाम है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। याद रखेगा विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, ये ऑन बोर्ड है आदित्य L1 मिशन के, और विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ से देखा गया इस फ्लेयरलेस कोरोनल मास इजेक्शन को, ठीक है ना। आदित्य L1 मिशन आपको पता होगा फर्स्ट साइंटिफिक मिशन है जो कि डेडिकेटेड है टू स्टडीइंग द सन, एंड इसके अंदर जो VELC पेलोड है उसको डेवलप किया गया था। बेंगलोर का एक इंस्टीट्यूट है, आई थिंक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स करके है ना, लिखा, हाँ देखो लिखा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, उसने डेवलप किया था VELC, जिसके थ्रू ये देखा गया, ठीक है ना। बाकी आदित्य L1 के बारे में आपको पता होगा कि ये लॉन्च किया गया था सितंबर 2023 को, और आई थिंक L1 पॉइंट पे रीच किया था जनवरी 2024 में, है ना। एंड द मिशन इज डिजाइन टू स्टडी द सन एंड द इन्फ्लुएंस ऑन द स्पेस वेदर। और इसमें L1 जो है वो लैग्रैंज 1 पॉइंट है, आप सबको पता है कि 5 लैग्रैंज पॉइंट है, L1 L2 L3 L4 L5, है ना। और लैग्रैंज पॉइंट क्या होता है ये भी आपको बताया था मैंने, कि जहाँ पे ग्रेविटेशनल जो अलग अलग साइड से लग रही है वो बराबर हो जाती है, तो वहाँ पे आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है, ठीक है ना। हालांकि जो 3 L1 पॉइंट है, L1 L2 L3, वो अनस्टेबल लैग्रैंज पॉइंट्स है, और L4 L5 स्टेबल लैग्रैंज पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। बट L1 इज बेस्ट पॉइंट फॉर आइडेंटिफाइंग द सन एंड ऑल। स्टडी करने के लिए, सन को स्टडी करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट L1 ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिखा है ड्यूरिंग अ फ्लेयर, अब फ्लेयर और कोरोनल मास इजेक्शन में डिफरेंस बता रहे हैं कि ड्यूरिंग अ फ्लेयर एनर्जी इज रिलीज्ड प्राइमरली एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम द हीटेड प्लाज्मा। तो जो सोलर प्लाज्मा होता है वहां से एनर्जी रेडिएट होती है, रिलीज होती है प्राइमरली एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फ्लेयर बोलते हैं उसको हम। और अगर हम फ्लेयर से कंपेयर करें कोरोनल मास इजेक्शन को, तो कोरोनल मास इजेक्शन जो होते हैं वो बहुत ही मैसिव इरप्शंस होते हैं प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड के। याद रखेगा वहां पे हमने देखा फ्लेयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज होता है, यहाँ पे प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो ही इरप्ट होती है, एंड बहुत वेट में आउटवर्ड ये निकलते हैं, ठीक है ना। और 3000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव भी करते हैं, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। नाउ लेट्स कम टू द एडिटोरियल पार्ट। एडिटोरियल में एम के नारायणन का आर्टिकल है। अब देखो मेरी तो आदत है कि एम के नारायणन का आर्टिकल मैं देखता हूँ तो मैं ऑब्वियस सी बात इसको पढ़ता हूँ एक बार, क्योंकि बहुत ही अच्छा लिखते हैं। एज अ फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंड फॉर्मर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल एज वेल, तो बहुत ही अच्छा लिखते हैं। बट ठीक है, आज का यूपीसी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यह आर्टिकल लिखा है उन्होंने स्ट्रांग लीडरशिप के ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा कि स्ट्रांग लीडरशिप जो वाइडली रिगार्डेड है एज ए यूजफुल
डिप्लोमेसी इस पे। स्ट्रांग लीडर कौन होता है, तो उन्होंने कहा कि स्ट्रांग लीडर वो होता है हु सेंट्रलाइजेस द पावर एंड डोमिनेट्स बोथ पॉलिसी मेकिंग एंड देयर पॉलिटिकल पार्टी। तो ऐसा व्यक्ति जो पॉलिटिकल पार्टी को भी डोमिनेट करे, पॉलिसी मेकिंग को भी डोमिनेट करे और सेंट्रलाइज करके रखे पावर को, उसको स्ट्रांग लीडर बोलते हैं। इसमें नाम आएगा डोनाल्ड ट्रंप का, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का। They are examples of strong leaders. Italian Prime Minister Giorgia Meloni has also been a new conservative movement, उनको राइज हुआ है। तो ऑथर ने कहा कि यहाँ पे इंडिया बस में नहीं, वर्ल्ड में ही समिट डिप्लोमेसी जो है वो अपने पीक पे है। समिट डिप्लोमेसी मतलब कि डायरेक्ट एंगेजमेंट बिटवीन वर्ल्ड लीडर्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स और बिल्ड अलायंसेस। मतलब कि एक समिट किया जाता है, उसमें डायरेक्टली एंगेज करते हैं वर्ल्ड लीडर्स रिजॉल्व करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स को और अलायंसेस बनाने के लिए, ठीक है ना। और ऑथर ने कहा कि इसका जो समिट डिप्लोमेसी का जो ओरिजिन है वो आपको कांग्रेस ऑफ वियना 1814 1815 में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आप 1978 का चाहे कैंप डेविड अकॉर्ड देख लें। कैंप डेविड अकॉर्ड किसके लिए है? टू पीस बिटवीन इजिप्ट एंड इजराइल। याद रखिएगा, इजिप्ट और इजराइल के बीच में पीस एस्टेब्लिश करने के लिए कैंप डेविड अकॉर्ड है, टू स्टैब्लिश पीस बिटवीन इजिप्ट एंड इजराइल। Then Reagan-Gorbachev talks which helped ease Cold War tensions. रोनाल्ड रीगन है यहाँ पे, अमेरिकन काउंटर पार्ट ऑफ गोबराचेव जो कि यूएसएसआर के थे, ठीक है। तो कैंप डेविड अकॉर्ड पीस बिटवीन इजिप्ट एंड इजराइल, एंड रीगन गोबराचेव जिन्होंने कोल्ड वॉर के टेंशन को कम किया। समिट डिप्लोमेसी कैन प्रोड्यूस सक्सेसफुल एग्रीमेंट्स। ऑथर ने कहा कि हालांकि समिट डिप्लोमेसी भी सक्सेसफुल एग्रीमेंट्स ला सकती है, बट इट ऑफन रिजल्ट्स इन सुपरफिशियल कॉम्प्रोमाइजेस ड्यू टू लीडर्स डिजायर फॉर पब्लिक एक्सेस। बट यहाँ पे कई बार सुपरफिशियल कॉम्प्रोमाइजेस भी कर लेते हैं लीडर्स, ताकि उनको पब्लिक एक्सेप्ट उनको मिल सके, सक्सेस मिल सके, है ना। ऑथर ने यहाँ पे कहा कि अब क्या होता है, कई बार डिप्लोमेसी की जगह समिट डिप्लोमेसी की जगह सूडो समिट डिप्लोमेसी भी होती है, लेकिन वो सूडो समिट डिप्लोमेसी काउंटर प्रोडक्टिव होती है। यहाँ पे ऑथर ने कहा कि जैसे जो अभी ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में एक्सचेंजेस हुए वो सूडो समिट डिप्लोमेसी थी, ठीक है ना। यहाँ पे ट्रंप उसको प्रेशराइज कर रहा है, जेलेंस्की उसको बोल रहा है कि भाई मैं आपको मिनरल राइट्स दे दूंगा, आप मुझे एक्सचेंज में यूएस आर्मी का सपोर्ट दे दो, ये सारी चीज़ें। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। ऑथर ने ये चीज़ कहा है कि देखो हमेशा समिट डिप्लोमेसी काम नहीं करती है, एंड स्ट्रांग लीडरशिप भी हमेशा काम नहीं करती है। इसमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए कई बार जैसे अब ट्रंप का एग्रेशन जो है वो हर कंट्री को अच्छा थोड़ी लगेगा, है ना। उसके लिए कई बार कंसेशंस भी करने पड़ेंगे, आपको भी अपने कंट्री में कंसेशंस करने पड़ेंगे। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। ऑथर ने कहा है कि हाँ, अप्रोच जो है समिट डिप्लोमेसी की वो कई बार मतलब अगर आप सही करें, सही तरीके से अप्रोच करें और सबको एज अ इक्वल पार्टिसिपेंट माने, तो ही वो काम कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को ही सुप्रीम मानते रहेंगे और दूसरे को कुछ नहीं मानेंगे, तो समिट डिप्लोमेसी भी काम नहीं करेगी। अब यहाँ पे अगला टॉपिक जो है वो हम्पी के बारे में है। हम्पी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, हम्पी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कर्नाटका में लोकेटेड है और विजयनगर एम्पायर की कैपिटल रह चुकी है। याद रखिएगा इस सारी चीज़ों को। और इसको डिस्ट्रॉय किया गया था 1565 के बाद, जो कि बैटल ऑफ टलीकोटा हुआ था। टलीकोटा याद रखें, बैटल ऑफ टलीकोटा विजयनगर एम्पायर के मतलब उसके अगेंस्ट किया गया था कृष्णदेव राय के, ठीक है। इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स की अगर हम बात करें हम्पी में, तो वो है विरूपाक्ष टेम्पल सबसे इम्पॉर्टेंट, एंड लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है ये। एंड विट्ठल टेम्पल है फेमस फॉर द आइकॉनिक स्टोन चैरियट के लिए फेमस है। हम्पी बाजार लगता है। लोटस महल, ब्यूटीफुल इंडो इस्लामिक स्टाइल पवेलियन। एलिफेंट स्टेबल्स यहाँ पे बने हैं। हजारा रामा टेम्पल आई थिंक कृष्णदेव राय नहीं बनाया था इसको। महानवमी डिब्बा, तुंगभद्रा रिवर तो है ही यहाँ पे। मतंगा हिल ऑफन पैनोरामिक व्यूज ऑफ हम्पी प्रोवाइड करता है ये। एंड यहाँ पे आपका बडावी लिंगा एंड लक्ष्मी नरसिम्हा स्टैचू भी है, वो फेमस है। एंड वन ऑफ द रिचेस्ट सिटीज़ रह चुकी है अपने टाइम की। इसको डिस्ट्रॉय किया गया था बाय कोलिशन ऑफ डक्कन सल्तनट्स इन 1565 आफ्टर द विजयनगर एम्पायर लॉस्ट इन द बैटल ऑफ टलीकोटा। तो विजयनगर एम्पायर जब बैटल ऑफ टलीकोटा में हार गया, उसके बाद इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और इसके जो र्यून्स हैं वो लगभग 4100 हेक्टेयर में फैले हुए हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन इंडिया ऑल्सो। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है, तो यू कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पे अंकटाड का नाम आया था, तो मैं आपको अंकटाड की रिपोर्ट्स के बारे में बता दूं। क्वेश्चन पूछा जाता है रिपोर्ट्स के बारे में। तो अंकटाड की एक रिपोर्ट है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, दूसरी है डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, तीसरी है डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट को ही पहले इंफॉर्मेशन इकोनॉमी रिपोर्ट बोलते थे।
डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट। याद रखिएगा तीसरी रिपोर्ट है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। याद रखिएगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 रिपोर्ट्स मैंने आपको बताई, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। अंकटाड की तीनों रिपोर्ट्स हैं, याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है। So that is it for the day. I hope you liked our video. Please like, share, and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.